हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी की क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही है। तो हम उसमें आज हमारा चैप्टर कितना है, 4 है। ठीक है, चैप्टर 4 है। तो चौथे चैप्टर में हम अगर बात करेंगे तो क्या उस चैप्टर का नाम क्या है। और इससे पहले हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ पे लिखा होगा एनसीईआरटी क्लास 6। आप वहाँ विजिट करिए, 1, 2, 3 पहले पढ़िए, उसके बाद 4 पढ़ेंगे तो अब क्या होगा, एक बना रहेगा। और एनसीईआरटी हम पढ़ें क्यों, पहली बात ही आती है क्योंकि ये हमारा बेस मजबूत करती हैं। दोस्तों, क्या करता है, ये हमारा बेस को बिल्कुल मजबूत कर देता है। आपको कहीं अटकने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया तो एक स्पेशल तो क्लास 6 के लिए ही है, क्योंकि क्लास 6 का मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप कोई भी तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तो आप इससे पढ़िए, क्योंकि ये आपका बेस मजबूत करें। चाहे IAS हो, PCS हो, प्रीलिम्स हो, कोई भी छोटा मोटा एग्ज़ाम हो यार, सब चीज़ के लिए बिल्कुल फिट है आपके लिए। ठीक है, मैं 6 से लेकर 12 तक की तभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी में। ठीक है, ये चैनल ही इसीलिए बनाया गया है एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर 4 है, अध्याय 4। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है यार, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक छोटी लड़की की फ़ोटो आप यहाँ पे देखिएगा। ये क्या है, एक छोटी सी बच्ची है। ये कह क्या रही है, जैसी ही घंटी बजी स्कूल की, शिक्षक ने छात्रों को अपना साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, यानी कि लाइब्रेरी। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उनकी कक्षा में काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैंक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं कि वेद क्या है। आज हम पता लगाएंगे कि वेद क्या है। ठीक है, तो देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक क्या है, वेद। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाता जाता था। पीने का कोई बनाया जाता है, एक खास अलग तरह का था। ठीक है, और वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और अक्षरों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उसमें से यह भाषा थोड़ा निम्न है। ठीक है, थोड़ा भिन्न यानी कि अलग है। देखिए, संस्कृत और इसकी अन्य भाषाएं के बारे में हम बात करें तो संस्कृत और उसकी अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें या एक भाषा यानी परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात यानी संस्कृत, माँ हिंदी और मदर को अंग्रेजी शब्दों में देखो। और देखिए, सभी किस में से शुरू हो रहे हैं, माँ से। ठीक है, माँ को संस्कृत में क्या है, माँ कहा जाता है, और माँ को हिंदी में माँ कहा जाता है, और मदर कैसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो सबकी एक समान थी, क्या, माँ। ठीक है, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र नहीं आती। नज़र तो मैंने बता दिया, उसमें आने की क्या बात है, क्यों भाई। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ठीक है, और इन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचान की कोशिश करो। ठीक है, कि कौन सी परिवार की ये भाषाएं हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई होती हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और
श्रवण किया जाता था कि न कि पढ़ा जाता था, यानी स्मरण यानी याद किया जाता था। उसको अपने विचार पे लेके आदमी बहुत इंटेलिजेंट होते थे, तो बहुत इंटेलिजेंट होते थे। अभी उसके बाद में पढ़ेंगे, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो कैसे इंटेलिजेंट होते थे, ठीक है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है, यानी ये इसका मुद्रण कब हुआ है, 200 साल पहले, यानी कि जब अंग्रेज थे तभी। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त कांश है। इन दोनों नदियों का मानचित्र भी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। वैसे अगर हमने परसों वाली वीडियो देखी होगी हमारी, दूसरा चैप्टर अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने इस नदियों को अच्छे से बताया गया। और इसे आप देखते हैं, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये, ठीक है। किसका? पांडुलिपि। हमने पहले बताया था, ये दिन शुरू किया था, ठीक है, हिस्ट्री। और भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, यानी कि जो ग्रामर आज हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, ये सब कहाँ से बना है? पांडुलिपि से ही संभव हुआ है बनना, ठीक है, यानी इसका अनुवाद किया गया था। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र कौन थे? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति में स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। विश्वामित्र कौन थे? एक ऋषि थे। तो उन्होंने क्या लिखा था, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड। तो नदियाँ क्या बोलती है? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बताए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने से हमें कोई नहीं रोका जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र ने कहा, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुने। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके आप अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ क्या कहती हैं? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम हम सब पर सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है, ठीक है। नदियों की तुलना किससे की गई है? घोड़ों और गायों से। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? आपके जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों में दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उसमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। और ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों की, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, सिर्फ एक बार। और अभी मानचित्र में आपको 5 नदियों के बारे में दिखाएंगे जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, वहीं अच्छे चारगाह हों या जहाँ पर जौ जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाले फसलों में उपजाया जा सकता हो। कुछ लकड़ियाँ पानी के स्रोतों के लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, ठीक है। और युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दान कर दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए ही प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दे दी जाती थी, ठीक है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं से मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, कि जो लड़ाई उड़ाई कर सके हमारे किसी मुसीबत में, ठीक है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या थे?
लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृत परंपराओं के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों को देखते हैं। एक ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे जो राजा कहलाते थे। ठीक है, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, और न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। उसके लिए भी क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। एक था जन, जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिन्हें वैश्य शब्द से निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, और ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरत जन या विश, युद्धजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। इनमें से तुम्हें कोई नाम जाना पहचाना लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम देख लेंगे कौन कौन पढ़ा लिखा है भाई। ठीक है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उनके मालिक जो थे उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक करना चाहते थे उन्हें यह सब करना पड़ता था। ठीक है, जो जो इनके मालिक चाहते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था, किस तरह का विकास था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अब महापाषाणों की कहानी हम पढ़ेंगे। अगले पृष्ठ पर चित्रों को देखो, यानी अभी हम देख लेंगे अगले पृष्ठ पर। ये शिलाखंड दोस्तों महापाषाण या बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए करते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर से प्रचलित हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं तो कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। एक कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों में दर्शाते हैं। ठीक है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों ने कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को उसी पत्थर में दफना देना। ठीक है, इस तरह से आप चित्र देख सकते हैं कि ये यहीं पे लिटाया जाता था इनके। ठीक है, इतने इतने पत्थर बनाए जाते थे। आप देखें कि यहाँ पे छोटे छोटे फिर ऐसे ऐसे बनाए गए हैं, यानी कि बहुत ढंग से उस समय काम हुआ करता था। ठीक है, और इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहा के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थरों के सोने के गहने। ठीक है, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग किया गया था? नहीं दोस्तों, लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? देखिए, महापाषाण कब्रों के लोहे के सामान, देखिए कुछ औजार मिले हैं। इनमें कुल्हाड़ियाँ, नीचे का एक कटार है। ये देखिए, ये सब किसमें के बने हुए थे? लोहे के। ठीक है, यानी कि उस समय लोहा इनको प्राप्त हो चुका था। देखिए, लोहा की सामाजिक असमानताएं के बारे में हम पता लगाते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई सभी चीज़ें मरे हुए व्यक्तियों को ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरे कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 में अभी हम दिखाएंगे। ब्रह्मगिरी की खोजो, यह एक कब्रिस्तान की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग क्या थे? अनुयायी थे। अब कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी दोस्तों महापाषाणों में से
एक से अधिक कंकाल मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों से लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर लगाए जाते थे या फिर चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, इसीलिए पत्थरों को दफनाया जाता था। अब देखिए, इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। देखिए, मानचित्र में इनाम गांव या भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, जहां वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे पर सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, जिन्हें बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था, क्योंकि वो मान्यताएं थी कुछ ऐसी रही होंगी। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा देखिए एक सेकेंड बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। और दोस्तों, इस घरों में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? आपका जवाब कारण सहित हमें कमेंट करिएगा, ठीक है? तभी तो हम पता चलेंगे हम भाई पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आप हमें कमेंट। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकालों को आसानी तरह से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसे समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते हैं या पहनते थे और आज भी पहनते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसमें हड्डियों की जांच है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश का कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर ही आधारित है, ठीक है? आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता का नाम की किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य में शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर संरचना विज्ञान की 206 हड्डियाँ से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हाथियों के जोड़े, कार्टिलेज के जोड़कर संख्या बताई होगी, ठीक है, या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर में के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? कैसे? या फिर उनको यानी कि बिना किसी की चीड़ फाड़ किए, किसी की शोध किए तो पता नहीं लगा सकते ना भाई, कोई शोध तो हुआ गया। और इनाम गांव के लोगों के काम धंधे की अगर हम बात करें तो इनाम गांव में पुरातत्वों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता था कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, भेड़, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग यानी कि हिरण, मृग को हिरण कहा जाता है, ठीक है, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली के हड्डियां भी पाई गई हैं। ये साक्ष्य मिलते हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और जैसे कई तरह के रस भरियाँ एकत्रित की जाती थी, ठीक है, यानी कि यही इनका क्या था, मेन काम धंधा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा चैप्टर हो चुका है समाप्त और इसके क्वेश्चन आंसर हम एक वीडियो में अलग से बनाएंगे जब हम इसके पूरे चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हमारा ये चौथा चैप्टर हो गया ख़त्म और ज़्यादा 4 या 5 ही चैप्टर बचे हैं जो कि हम ज़्यादा 4-5 दिन में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है, 1 से लेके जितने हमारे चैप्टर होंगे उन सभी के क्वेश्चन आंसर केवल 1 वीडियो या 2 वीडियो में हम पूरा आपको समझा देंगे, ठीक है। वहाँ से आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर एनसीईआरटी का आप कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, कोई भी हम एक तरह के अपना एक स्कूल यूट्यूब में बनाना चाहते हैं दोस्तों, आपकी हम बात बताएं, क्योंकि हम यूट्यूब में एक स्कूल खोलना चाहते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो, 6 से लेकर 12 तक की सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं 2-3 वीडियो 4 वीडियो बना के डाल देता हूँ दिन भर में 1-2 वीडियो, इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। और जब हमारा चैनल ग्रो करेगा, आगे करेगा, तो हम फिर आगे कुछ कैंडिडेट्स को भी अप्लाई रखेंगे अपने साथ, जो कि वो भी वीडियो बनाने का काम करेंगे हमारे साथ। फिर हमारा एक टारगेट हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे अभी 5 सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, केवल 5 सब्सक्राइबर,
ठीक है, जिसमें 2 तो मैं ही किया हूँ आसपास के मोबाइल लेके। तो दोस्तों मैं हमारा भी कोई यानी कि नेटवर्क बड़ा नहीं हुआ। जिस दिन हमारा नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, जिस दिन हम 1000 सब्सक्राइब पार कर लेंगे, उस दिन अपना हमारा चैनल देखिएगा। और हमारे चैनल पे जो आने वाले कंटेंट हैं वो आप देखिएगा, एकदम यूनिक कंटेंट होंगे, ठीक है, बिल्कुल यूनिक। दोस्तों आप सभी को प्यार दुलार बनाए रखिए, क्योंकि हम आपके लिए भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करा करिए दोस्तों, क्योंकि एक शेयर आपका हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट हमने बनाया है 1 महीने के अंदर। तो दोस्तों आप पूरा करवाएंगे, हमको भरोसा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के वीडियो में।